नमस्कार, पंजाबी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल सचखंड दरबार साहिब के माथा टेकने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम सच्चे पातशाह के चरणों में नतमस्तक हुए और धन्यवाद दिया। गुरु साहिब की ओट आसरा लेदे आ में भविष्य के लिए और अतीत के लिए गलतियों का आशीर्वाद दिया गया। साथ ही कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूं कि ये आपातकाल में सबसे बड़ा योगदान है। यदि कोई पार्टी है तो ये शिरोमणि अकाली दल की तरफ से दी गई थी, जहां बादल साहब से सबसे पहले मोर्चा संभाल और प्रार्थना की और अकाल तख्त साहिब से जाता लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अकाली दल की सांसद हरमंदिर साहिब पहुंची। अकाली दल की सांसद हरमंदिर साहिब पहुंची। हरमंदिर साहिब में उन्होंने माथा टेका। माथा टेक भगवान का किया उन्होंने शुक्रिया और अपनी गलतियों की माफी मांगी। शुक्राना भी किया, फुला टिला दी माफी भी मंगी। हर महीने इत्थे हाजिर होकर गुरु साहब दे ओट आसरा लेने अगे दे समय वास्ते ते पिछले समय वास्ते भुला बख्शवाने। एक फिल्म आई है इमरजेंसी, कंगना रनौत की, सिखों काफी यूनिक दिखाया गया है। नहीं, मैं फिल्म तो देखी नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकती हाँ कि एमरजेंसी च सब तो वड्डा योगदान जे किसी पार्टी ने दिता वो श्रोमणी अकाली दल ने दिता, जिथे बादल साहब ने सब तो पहला मोर्चा लैके अरदास करके अकाल तख्त साहब तो पंजाब के सीएम भगवंत मान से सीईओ दामोदरन सतगोपाल ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि सन फार्मा लाइव पहले से ही पंजाब में काम कर रहा है और उन्होंने पंजाब में विस्तार के बारे में बात की, जिससे हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। सन फार्मा लाइव के सीईओ से बातचीत की गई। हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम भगवंत मान ने की मुलाकात। सीएम मान से की मुलाकात। सन फार्मा लाइव के सीईओ से बातचीत हुई। हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। युवाओं के लिए बड़ा कदम। हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। भारत बंद की काल को लेकर पठानकोट चौक में बीएसपी ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को चारों तरफ से बंद कर दिया। पुलिस प्रशासन की तरफ से चौक में भारी पुलिस तैनात की गई। बीएसएफ ने दिया धरना। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से यहां पे ध्यान दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन यहां पे जारी है। हाईवे को चारों तरफ से किया गया बंद। भारी पुलिस बल तैनात है। हाईवे को चारों तरफ से बंद किया गया है। प्रदर्शनकारी यहां पे धरना देकर बैठे हुए हैं। बीएसएफ ने धरना दिया है तो उसी के चलते पुलिस यहां पे भारी संख्या में मौजूद है ताकि कोई घटना ना हो सके। आप देख सकते हैं विजुअल्स आपको दिखाई दिए जा रहे हैं स्क्रीन पर।
अमृतसर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब गई है। बता दें कि करोड़ों की लागत से बनी अमृतसर की हाट हेरिटेज स्ट्रीट में जल निकासी का बुरा हाल है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता पवन कुमार शर्मा ने कहा कि आज की बारिश ने अमृतसर प्रशासन के खराब प्रबंधन की पोल खोल दी है। बाहर से आने वाली संगतें, कई राजनीतिक हस्तियां और महान हस्तियां इसी रास्ते से हरमंदिर साहिब के दर्शन के लिए पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, शहीदों की यादगार जलियांवाला बाग के दर्शन के लिए भी गौर करने वाली बात यह है कि अमृतसर से भी श्रद्धालु इसी रास्ते से गुजरते हैं और गुरु नगरी में हरमंदिर साहिब भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हेरिटेज स्ट्रीट सचखंड हरमंदिर साहिब जाने का मुख्य मार्ग है और अब प्रशासन इस पर कब ध्यान देगा, क्योंकि विदेश से आए लोग प्रशासन की लापरवाही पर ध्यान देंगे। भारी बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। हरमंदिर साहिब के रास्ते में भारी बारिश। अमृतसर में मूसलाधार सुबह से ही बारिश हो रही है, उसके वजह से हेरिटेज स्ट्रीट पूरी तरीके से डूब चुकी है। भारी बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। पवन कुमार ने बताया कि प्रशासन की पोल खुली है इस बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश होने के बाद इस तरीके से पानी भर गया है कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। हरमंदिर साहिब के रास्ते में भरा पानी ही पानी। हेरिटेज स्ट्रीट पूरी तरीके से डूब चुकी है। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਜਲਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, 15 ਅਗਸਤ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ हरियाणा से लेकर भटिंडा और राजस्थान में बूढ़ी नहर में प्रदूषण की समस्या और कई जिलों में गंभीर बीमारी का कारण बने बूढ़े नाले को लेकर राज्यसभा सदस्य और पर्यावरणविद संत बलवीर सिंह संचेवाल ने डीसी ऑफिस में प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुराने नाले की सफाई का काम आगे बढ़ाने का दावा किया। साथ ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान सचिवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ओल्ड ड्रेन में गिर रहे प्रदूषित पानी, डायरिया के प्रदूषण समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने बूढ़े नाले के सौंदर्यीकरण के 650 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की विधानसभा कमेटी द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश का समर्थन किया और कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो इसकी जांच होनी चाहिए। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਰੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਵਾ।
श्री मुख्तर साहिब में डकैती की घटना सामने आई है। जूस की दुकान पर बीती रात करीब 10 बजे शहर के थाने वाले रोड पर डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। राजू जूस वाले ने बताया कि बीती रात करीब 10 बजे मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने पहले उसे जूस पिया और बाद में पैसे देने के बहाने दुकान में घुस गए और पिस्तौल की नोक पर उसकी जेब से करीब 3000 रुपए लूट लिए और रुपए लेकर फरार हो गए। जूस वाले ने बताया कि उसकी रोजाना की कमाई 3000 रुपए है। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद नगर थाना अध्यक्ष वरुण कुमार भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। घटना रायसी इलाके में होने के कारण आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने रोड पर बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने की मांग की है। मोटरसाइकिल से कहते जूस बना दो तो मैं बंद करने लगे तो मैं कहा चलो बना देने जी तुम आए चलो तो आराम नाल जूस पी के फिर कहते पैसे उसी ऑनलाइन करा देने किसी को फिर नंबर दे दो तो मैं नंबर दे के ते वो कहते हाँ जी कहते 150 रुपया कर दो तो उसके बाद मैं सामान रखने लगे घूम के उदो उन्होंने पीछे धक्का मारिया मेरा फड़ के गिरोबान तो पिस्तौल काट ली पिस्तौल काट के तो मैंने कहते मार दूंगा पैसे काट लो भाई जी अज थांदे रोड तो जो राजू यूसुफा लुट खो हुई है जो पिस्टल विखा के गरीब बंदे लुट खो करके चले गए। थांदे रोड से कोई पीसीआर नहीं होंगी तो जमल इतने रोड से घर भी है मेन रोड से घर भी है जज असला ली फिरते हैं तो प्रशासन मैं कहना भी जमा नाकाम है। तो SSP साहब जो नवे आए मैं उन्होंने बेनती करनी चाहना क्योंकि उन्होंने बयानबाजी की किसी भी मेरे होंगे इतने कोई भी ये वीर जी तो 100 किलोमीटर के अगे मेरी कुल्फियां की रेहड़ी लगती है इस वे ठीक है जी वधिया रोड चल रहा कोई दिक्कत नहीं की मैं देखा मैं फोन चला रहा सी रेहड़ी के उत्ते मोटरसाइकिल के उत्ते 3 मुंडे बैठे थे मुंह बन्ने हुए थे मैं देखा भी ये बंदे गोहा गोहा जेड़े लगते हैं मैं अपना फोन जेब च पा लिया ठीक है जी इन्होंने 2-3 गेड़े कढ़े एक मोटरसाइकिल इन्होंने होर सीगा इन्होंने उस बाद मैंने थोड़ी देर बाद पता लग्या भी इत्थे रौला पै गया इन्हों तो पैसे खो के ले गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान सचखंड श्री हजूर साहिब पहुंचे जहां उन्होंने परिवार सहित माथा टेका। इसके साथ ही पंजाब और पंजाबियों की प्रगति के लिए प्रार्थना भी की। श्री भगवंत मान ने दर्शन किए और साथ ही पंजाब और पंजाबियों के लिए उन्होंने प्रार्थना की। पूरे परिवार सहित वो श्री हजूर साहिब पहुंचे। विजुअल्स आपके सामने सीएम मान पहुंचकर सचखंड श्री हुजूर साहिब उन्होंने दर्शन किया और पूरे पंजाब और पंजाब वासियों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। डेढ़ साल में आने का मौका मिला है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है नतमस्तक होने के लिए आए आशीर्वाद लेने के लिए परिवार से कि परमात्मा वाहिगुरु हमें समर्थ बख्शे बल बख्शे। पंजाब की सेवा का जो जिम्मा लगा है उसमें हम लोगों के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा फैसले लें और जो गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने सर्वंस अपना परिवार सिख कौम के लिए देश कौम के लिए वार दिया तो उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि हम पटियाला में सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई NSU में राज्य महासचिव अनीश कंचल द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया और पंजाब सरकार के निजीकरण के प्रयासों सिंह यादव जी और रणवीर गंगवा जी वो एकत्रित करेंगे। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में उस प्रकार की संगोष्ठी भी करेंगे। महिलाओं से जुड़े हुए सुझाव श्रीमती किरण चौधरी जी, सुनीता दुग्गल जी और रोजी मलिक आनंद जी ये एकत्रित करके
घोषणा पत्र कमेटी को देंगी। यमुनानगर और फतेहाबाद जिले का दौरा भी करेंगे। किसानों और खेती से जुड़े हुए मुद्दों के सुझाव कैप्टन अभिमन्यु और वेदपाल जी ये घोषणा पत्र कमेटी को देंगे। एकत्रित करके जींद और कैथल जिले का दौरा भी करेंगे, संगोष्ठी करेंगे। गुड गवर्नेंस, न्यू जनरेशंस के जो सुधार होते हैं वो नई पीढ़ी के, और सर्विस सेक्टर, इसके लिए कैप्टन अभिमन्यु जी और अभय सिंह जी ये जो है इनकी कमेटी बनी है, और ये पंचकुला में जो है इस विषय की एक संगोष्ठी भी करेंगे और इस विषय के सुझाव इकट्ठा करेंगे। न्यायपालिका और वकीलों से जुड़े मुद्दे वेदपाल जी एडवोकेट इनके जुम्मे लगे हैं, और ये करनाल और चंडीगढ़ इन दोनों स्थानों पर वकीलों से बाकी सबसे मिलकर इसके सुझाव देने वाले हैं। पशुपालकों के मुद्दे ये भूपेश्वर दयाल जी और वेदपाल जी इकट्ठे करेंगे। करनाल और सोनीपत 2 जिलों में इनकी संगोष्ठियां भी करेंगे इस सेक्टर की। पंचायती राज के मुद्दे ये भी एडवोकेट वेदपाल जी और भूपेश्वर दयाल जी करेंगे, और इन्हीं दोनों जिलों में ये इनकी जानकारी इकट्ठी करेंगे। स्थानीय संसाधन, नगर निकाय कैप्टन अभिमन्यु जी और विपुल गोयल जी ये पार्टी को इसको इकट्ठा करके देंगे कमेटी को, और इनको फरीदाबाद और रोहतक में इन विषयों पर संगोष्ठी करने की दायित्व सौंपा गया। जो एनआरआई बाहर रहते हैं इनके मुद्दे विपुल गोयल जी को दिए हैं, और जिन जिलों से ज्यादा एनआरआई है करनाल और कुरुक्षेत्र, वहां जाकर इनके मुद्दों पर वो जानकारी लेंगे। इसी प्रकार से जो बाहर से आए हुए लोग हरियाणा में काम करते हैं, पूर्वांचल से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, वो जानकारी भूपेश्वर दयाल जी इकट्ठा करेंगे। पानीपत और फरीदाबाद जिले से उनके बीच में जाके जानकारियां इकट्ठी करेंगे। मेवात और अन्य पर्वतीय क्षेत्र जो है, पर्वतीय क्षेत्र मेवात के लिए विपुल गोयल जी और बौरनी के पर्वत क्षेत्र के लिए संजय शर्मा जी के मुद्दों के लिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी इनके जो कोई इश्यूज हैं वो श्रीमती किरण चौधरी जी, अभय सिंह जी इकट्ठा करेंगे। चंडीगढ़ और पंचकुला में कर्मचारियों से इंटरेक्शन करेंगे। मजदूरों के जो मुद्दे हैं वो सत्यप्रकाश जरावता जी और भूपेश्वर दयाल जी फरीदाबाद, पानीपत और रेवाड़ी इन 3 स्थानों पर जो है ये उनसे जो है वो मुद्दे लेंगे और उन पर बातचीत करेंगे। ढांचागत सुविधाएं, इस पर किरण चौधरी जी वो जो है पार्टी को सुझाव देंगी। पर्यावरण के मुद्दे, इसमें भव्य बिश्नोई और सुनीता दुग्गल जी और ये इस विषय में पार्टी को सुझाव देंगे। पूर्व सैनिक कैप्टन अभिमन्यु जी इस विषय पर जो है पार्टी को वो इस विषय पर भी पूर्व सैनिकों के साथ इंटरेक्शन करके सुझाव देंगे। तो ऐसे सब बड़े नेताओं की अलग अलग मुद्दों के लिए ड्यूटी लगाई गई है, और वो अलग अलग जिलों में जाकर एक सप्ताह भर के समय में 28 तारीख तक का समय, 28 अगस्त तक का दिया गया है। 29 अगस्त को फिर रोहतक में इससे घोषणा पत्र कमेटी की दूसरी मीटिंग होगी। जब ये सुझाव देने के लिए जाएंगे तो इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ और विभाग जो काम करते हैं उनके माध्यम से भी इन विषयों के सुझाव एकत्रित करेंगे, जिससे बड़े से बड़े आम जनता से भी करेंगे, और हमारे जो भिन्न ऐसे अंग हैं जो पार्टी के, उनके सामने भी जो इश्यूज आते हैं वो भी करेंगे। उसके साथ साथ हर जिले के ज्वलंत मुद्दों को भी ये लेकर आएंगे कि हर जिले में कौन सा मुद्दा ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी भी जिलों में जाने वाली कमेटी लेकर आएगी। ये दायित्व आज हमने बैठक में इनको सौंपा है, और मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज एक पहली वैन जो है यहाँ से निकलने जा रही है। नंबर जो है वो एक्टिव हो गए हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो ऑनलाइन प्रचार है उसकी जारी, और आगे से कुछ विज्ञापन भी अखबारों के माध्यम से देंगे, जिससे QR कोड और नंबर और वेबसाइट लिंक लोगों तक पहुंचे, उसको पहुंचाने का काम करेंगे। ये आज की बैठक में हमारा निर्णय हुआ है। और यूथ को लेकर के भी कोई कमेटी बनाई है? बिल्कुल, यूथ का बताया मैंने, भव्य बिश्नोई जी को ये अभी 7 दिन का समय सबको दिया है, क्योंकि आपको पता है चुनाव बड़ा नजदीक है। तो 29 तक ये सुझाव आ जाएं। 29 को अगली बैठक होगी, फिर कुछ समय उन सुझावों को छांटने में, कैटेगरी वाइज रखने में, उनका वो सुझाव बजट में समा जाएं, और उनका एक टाइम टेबल भी बने कि कौन सी चीज को कब पूरा करेंगे। इस बार के घोषणा पत्र में हम इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसे घोषणा पत्र लेके आती हैं जो संसाधनों में नहीं समा सकते। जैसे पीछे हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने खटाखट तो अगर 80 करोड़ परिवारों को अगर फ्री अनाज जा रहा है, तो 80 करोड़ लोगों को
तो 16 करोड़ तो परिवार होंगे, 16 लाख करोड़ रुपया चाहिए और देश के बजट का 1/3 पैसा वो बनता है, तो कौन दे सकता है? देश के बजट में इस बार केवल 11 लाख करोड़ रुपया जो है पूंजीगत व्यय था, ये जो विकास के काम आने वाला था, तो इतना पैसा खुला ही नहीं है। बिहार का हमने एक देखा कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, और बिहार के उस बजट के हिसाब से हम देखें तो कुल बजट बिहार का 3.5 लाख करोड़ है, और इन 1 करोड़ लोगों की तनख्वाह जो है 2,40,000 करोड़ बन जाएगी। तो बाकी बिहार के सारे काम क्या बंद करने वाले हैं क्या? तो बहुत सारी पार्टियां संसाधनों के गैर समानुपाती घोषणाएं करती हैं। जनादेश को लूटने का काम करती हैं, तो रिसोर्सेज समानुपाती घोषणाएं जो हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के आधार पर आप क्या ये करेंगे जो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो रिसोर्सेज के समानुपाती होगा। जब घोषणा पत्र जारी करेंगे तो आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि इस घोषणा पत्र को पूरा करने में कुछ टाइम टेबल, हर बात के लिए 5 साल की छूट भी मांगेगी, और कुछ रिसोर्सेज में कैसे ये समाज करता है उसकी भी आपके सामने चर्चा करेंगे। तब आपके सामने डिटेल आ जाएगी। संसाधनों में कैसे पूरा हो सकता है, सरकार के उपलब्ध संसाधनों में, इसकी चर्चा उस समय की जाएगी। तो आपका पिछला मैनिफेस्टो था और ये जो मैनिफेस्टो है उसमें किस तरह से इसमें और उस मैनिफेस्टो में ये अंतर होगा कि इस मैनिफेस्टो में ज्यादा पर्टिकुलर होकर हम जाएंगे, तो उसमें ज्यादा पर्टिकुलर होंगे, चीजों को ज्यादा कॉन्क्रीट रूप से सामने रखने का काम करेंगे कि क्या क्या किस किस तरह से किया जा सकता है जर्नल घोषणाओं की तुलना। तो ज्यादा पर्टिकुलर ये जो है घोषणा पत्र होगा। ये जिसको मैं कहूंगा कि इन जर्नलों का होगा कि हमने सभी काम को पूरा किया है। एक क्वांटिटेटिव मात्रा में कई बार नापने का विषय अलग हो जाता है, लेकिन जिसको आप कहोगे कि जो घोषणाएं जो थी वो लगभग पूरी सुझाव तो वो हमेशा देते थे। 28 तारीख को इस कमेटी को प्रवास करने की और वेंस को घूमने की ड्यूटी दी है, जिससे 29 तारीख को यह अपना काम निपटाकर आगे आ जाए, और 29 को हमारे को वो भी मिल जाए कि सुझाव कितने हजार की संख्या में आए हैं, और कमेटी अपना काम करके अपनी रिपोर्ट लेकर आ जाए। उधर रिपोर्ट को कलेक्शन का, डाटा कलेक्शन का, सुझाव कलेक्शन का दिन होगा, और उसके बाद उस समय हमको लगेगा सबको एनालाइज करने में, और फिर तीसरी बैठक करके हम उसको फाइनल। बाकी जिलों में सितंबर फर्स्ट वीक अभी मैं संभावित तिथि कह सकता हूँ, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। हम कोशिश करेंगे सितंबर फर्स्ट वीक में। बाकी जिलों में कब बैठक होगी है, वो मुख्यमंत्री जी का विषय है, उसमें एक सदस्य मात्र शायद माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद सभी का। अभी हमारे संकल्प पत्र के प्रमुख आदमी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आज हमारी ये संकल्प पत्र की पहली बैठक हुई है और इसमें पूरी रचना योजना बनी है। आज हम यहां से संकल्प पत्र वैन को झंडी देकर रवाना करने वाले हैं। जैसा अभी बताया गया है कि वैन जनता के बीच में जाएगा, जनता के सुझाव हम एकत्र करते हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो पिछले बातें आई थी उन सब बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अब 2024 के विधानसभा के चुनाव का आगाज हुआ है, और इस आगाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करती है। उसको लेकर के आज इसको वैन को हरी झंडी दिखा करके लोगों के बीच में हर ब्लॉक स्तर पर भेजेंगे,
और ये वैन 26 तारीख तक लोगों के बीच में सुझाव लेने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाएगी। हर 22 के 22 जिलों में ये वैन चलेगी। आज पंचकुला से हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं आप सबकी उपस्थिति में। और हमारी जो कमेटी बनी 15 लोगों की हमारी संकल्प पत्र की कमेटी, वो कमेटी के जितने हमारे माननीय सदस्य हैं, सब माननीय सदस्य अलग अलग जिलों के अंदर जाकर एक पर्टिकुलर उनको विषय दिया है कि लोगों को एकत्र करके उनसे चर्चा करना, उनसे सुझाव लेना। ये हमारी इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य है। उनके ज्यादा से ज्यादा सुझाव है, हम और सरकार हमारी क्या लोगों के हित में कदम उठा सके, कहाँ लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है उसका समाधान कैसे हो, वो भी सुझाव जब लोगों के तरफ से हमारे पास आएंगे तो हम उसको अपने संकल्प पत्र में समाहित कर पाएंगे। और हमारी जो 10 साल के पिछले कार्य हैं जो हमने किए, उनको भी हम वहां पर चर्चा करेंगे कि हमने ये भी काम किया है, ये काम किए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र है हम उसको दृढ़ता से पूरा करते हैं और समय से पूरा करते हैं। पिछला जो हमारा संकल्प पत्र 2019 का, उसमें 265 हमने संकल्प किया था, हमारे विषय